हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी न्यूज़ आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझाते हैं। तो आज की हम न्यूज़ में बात करेंगे पार्लियामेंट में लाया गया 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत स्टेट्स की ओबीसी रिलेटेड पावर को रिस्टोर किया जाना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे लाए जाते हैं और कितने तरह के होते हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो होता है एग्जैक्टली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की सुविधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हमें दी गई है अंडर आर्टिकल 368 और पार्ट 20 में। सबसे पहले तो हम बात करें कि कितना मुश्किल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर पाना, तो उतना भी नहीं जितना अमेरिका में होता है, लेकिन इतना भी सरल नहीं जैसा ब्रिटेन में होता है। यानी कि हमने मिडिल पाथ चुना है और उस मिडिल पाथ के तहत क्या प्रोसेस फॉलो होगा ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पार्लियामेंट जो है उसे 368 आर्टिकल के अंडर ये पावर मिली हुई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते। और ये बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट की एक फेमस वर्डिक्ट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में आती है, जिसके तहत वो डिफाइन करते हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो सिर्फ उन चीज़ों को आप नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हम जानते हैं कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि एक बिल रखा जाता है और वो बिल रखने वाला जो व्यक्ति होता है पार्लियामेंट में, तो वो कोई भी हो सकता है। यानी कि पब्लिक मेंबर भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है। पब्लिक मेंबर मींस द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्टर हम कहें। लेकिन अगर कोई साधारण एमपी है जो मिनिस्टर ना है, तो वो भी इस अमेंडमेंट को, इस बिल को रख सकता है। तो एक बिल की फॉर्म में पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाते हैं। और अगर फिर बात करें कि क्या इसमें पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी, तो बिल्कुल नहीं। विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन यू कैन एक्चुअली पुट दिस पर्टिकुलर बिल इन द लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब ये देख लिया हमने कि कौन रखता है। अब सबसे पहले दूसरी बात करें कि ये कहाँ रखा जाएगा, तो चाहे वो आप लोकसभा में रखें चाहे राज्यसभा में, दिस इज अप टू यू। मतलब किसी भी हाउस में इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे लाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब इस हाउस में चर्चा होगी उस पे, एंड यहाँ पे जो पास कराया जाएगा दैट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी बहुत ही यूनिक है। इस स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि जो हाउस है, फॉर एग्जांपल आपने लोकसभा में ये बिल रखा, तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ मींस यहां पे हम बात करेंगे 552, यानी कि चाहे सीटें वैकेंट हैं चाहे लोग एब्सेंट हैं, आपको काउंट करना है ये वाली सीटें। इसका आपको चाहिए मेजोरिटी, यानी कि हाफ प्लस वन, इसकी हाफ सीटें प्लस वन, इतना प्लस अलोंग विद दैट कितने लोग वहां पे मौजूद हैं उनका 2/3, मतलब 2/3 ऑफ दैम मस्ट बी वोटिंग, ठीक है, इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। तो यानी कि टोटल का आपका हो गया हाफ प्लस वन एंड देन आपका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए। लेकिन कुछ सिंपल मेजोरिटी से भी पास किए जाएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट, अगर ये पास कर दिया गया, फॉर एग्जांपल आपने इसको लोकसभा में रखा, लोकसभा ने इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, अब क्या होगा, तो अब हम उसे नेक्स्ट हाउस में रखेंगे। तो नेक्स्ट हाउस में ले जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने लोकसभा में रखा था तो ये राज्यसभा में ले जाएंगे, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था तो लोकसभा में चला जाएगा। लोकसभा में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, डिस्कशन होगा एंड देन फाइनली वहां पे वोटिंग होगी। एंड दिस वोटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स दिस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्लस टोटल का हाफ, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी आपको यहां पे भी लानी पड़ेगी। यानी दोनों ही सदन में, दोनों ही हाउसेज में आपको स्पेशल मेजोरिटी से इस पर्टिकुलर बिल को पास कराना होगा। अब एक चीज की यहां पे बात करते हैं कि अगर कोई एक हाउस इसको पास नहीं करता है, यानी कि दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती, तो क्या होगा, तो ये बिल में इस तरह के प्रावधान में जॉइंट सेशन लाने का कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन लाया जाता है जब दो हाउसेज डिसएग्री करते हैं किसी मुद्दे पे। लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो अगर एक हाउस यहां पे रेडी नहीं होता तो यह बिल कैंसिल हो जाता है। यानी कि दोनों ही हाउसेस का स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इस बिल को पास किया जाना बहुत जरूरी है। और जब ये दोनों हाउसेस पास कर देते हैं इस बिल को, तो नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास इस बिल को ले जाया जाता है। प्रेसिडेंट बाकी सारे बिल में
उसे रिकंसिडर के लिए वापस भी भेज सकता है, मना भी कर सकता है कि मैं पास नहीं कर सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को परमिशन देनी ही होती है, यानी एक्सेंट देना ही होता है और यस करनी ही होती है। और जैसे ही प्रेसिडेंट इसको यस करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल एक एक्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम स्पेशल मेजोरिटी से पास कराते हैं। इस तरह के केसेस में आप फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाना है तो इसी तरीके से आप ला सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर आपको चेंज करना है तो अगेन आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो दिस इज द स्पेशल मेजोरिटी प्रोसीजर। अब इसी केस में अगर आप कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी प्रेसिडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के इलेक्शन मैटर को चेंज करना चाहते हैं, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ आवर प्रेसिडेंट आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें स्टेट का स्टेक भी जुड़ा हुआ है, बिकॉज वो भी तो पार्ट होते हैं उस इलेक्शन प्रोसीजर के। तो अगर आप इस तरह का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो आपको दूसरा एक स्टेप फॉलो करना होगा। वो स्टेप क्या होता है? तो इस केस में आपको वही पब्लिक एंड प्राइवेट बिल से पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर बिल रख सकता है, किसी भी हाउस में आप रख सकते हैं। यहाँ पे भी 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसमें टोटल का हाफ प्लस 2/3 आपकी प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है। देन आप उसको ले जाते हैं सेकेंड हाउस में, अगेन सेकेंड हाउस में सेम स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। नाउ क्योंकि ये फेडरल इशू है, स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, अब आप जब दोनों हाउस इसको पास करते हैं तो ये वाला बिल स्टेट्स के पास चला जाएगा, और स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उनका कंकरेंस बहुत जरूरी होता है यहाँ पे लेना। और यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनमें से अगर हाफ स्टेट असेंबलीज भी इसको सिंपल वोटिंग से, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग से इसको पास कर देती हैं, तो ये सीधा फिर चला जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और आधे स्टेट की जो असेंबलीज हैं सिर्फ उनका ही कंकरेंस चाहिए। बाकी जो स्टेट बचते हैं अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते या फिर पास नहीं करते हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिर आगे इस बिल को पहुंचाया जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट साहब अगेन वही प्रोसेस होता है कि इसको यस करते हैं एंड देन फाइनली इट बिकम्स एन एक्ट, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो हमने दो मेथड समझे, एक था स्पेशल मेजोरिटी, जब सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट हो या डीपीएसपी हो इनमें चेंज लाने की, तो हमने देखा वहां पे स्टेट की कंकरेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बात आती है फेडरल प्रोविजंस की, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आप कुछ चेंज कर रहे हो, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो कि दोनों अगेन सेंटर एंड स्टेट के बीच में है, या फिर आप कहें कि लेजिस्लेटिव पावर को आप चेंज करना चाहते हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या फिर आप जीएसटी काउंसिल में कुछ रिफॉर्म लाना चाहते हो, तो दैट इज टू बी हैपन विद दिस प्रोसेस, मतलब आपको स्टेट का कंकरेंस लाना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि आधे ही स्टेट का आपको कंकरेंस लाना है। अगेन यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि स्टेट को कितना टाइम दिया जाएगा उस कंकरेंस के लिए, और फिर सीधा ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और एक्ट बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ फेडरल जब मेथड्स होंगे उसमें ही यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें काफी सारे ऐसे प्रोविजन है जिन्हें सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। तो ऐसे कैसे? तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे आपने क्या किया, अगेन कोई भी पब्लिक या प्राइवेट मेंबर होगा वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, किसी भी हाउस में फिर से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो इस तरह के प्रोविजंस होंगे जिनकी मैं बात करने वाला हूं, इनमें आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि कितने लोग प्रेजेंट हैं उनके हाफ से एक ज्यादा मेंबर वहां पे वोट करना होगा। तो इसी तरह से दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है और फाइनली प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है और देन इट बिकम्स एन एक्ट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है तो उसे अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के केसेस में बहुत सारे आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको कोई भी नया स्टेट क्रिएट करना हो या डीमार्केशन करना हो या उसकी बाउंड्रीज को चेंज करना हो या फिर उसका रीनेमिंग करना हो, तो ये जो स्टेट से रिलेटेड मैटर्स हैं ये आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। या फिर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको क्रिएट करनी हो, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स दिस सिंपल मेजोरिटी। अब हम यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं आपने देखा वो पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट देयर इज वन
पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वेयर स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट द प्रोसेस। और वो कौन सा है? वो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने का बिल। उसमें आप ध्यान रखना कि ये जो बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर से स्टार्ट होता है एंड देन इट कम्स टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अगेन इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। So this was the only one constitutional amendment bill जो स्टेट लेजिस्लेचर में ओरिजिनेट होता है। अदरवाइज दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब हमने देखा कि इसमें सिंपल मेजोरिटी में और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें आपको सिंपल मेजोरिटी से ही आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा पावर देनी है तो आप सिंपल मेजोरिटी से उसको ला सकते हैं। यदि पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में आप रूल्स एंड प्रोसीजर को चेंज करना चाहते हैं तो अगेन सिंपल मेजोरिटी से, या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होती हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, या पार्लियामेंट में जो यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है दैट ऑल्सो कैन बी अमेंडेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मेजोरिटी। और दूसरा आपको याद रखना है कि शेड्यूल्स सेकेंड 5 and 6 शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, एंड सेकेंड जो है एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर, है ना, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इन सब के जो पेमेंट पेंशन रिलेटेड जो मैटर है वो सब आप शेड्यूल 2 में देखेंगे। तो इन सबको भी आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट ला सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो हमने समझा अभी तक, इस वीडियो में मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से बदला जाता है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें टोटल जो आपकी संख्या है उसका हाफ, चाहे वो वैकेंट सीटें हो चाहे एब्सेंट हो, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, जो प्रेजेंट है उसके 2/3 वोट करने चाहिए। तो इस मेथड के द्वारा आप चेंज कर सकते हो, खास करके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को हमने देखा। फिर इसी में स्पेशल मेजोरिटी में एक और प्रोविजन होता है, जब आप फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं देन आपको स्टेट लेजिस्लेचर की कंकरेंस चाहिए, आधी स्टेट लेजिस्लेचर की कंकरेंस चाहिए होगी। और फिर हमने देखा कि सिंपल मेजोरिटी से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वो 368 आर्टिकल का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे केसेस में हमने देखा स्टेट से रिलेटेड केसेस, एंड ये देखा सुप्रीम कोर्ट में पावर को हम चेंज कर सकते हैं या पावर बढ़ा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन हमने देखे, एंड देन शेड्यूल 2, 5, 6 आप याद रख सकते हैं कि वो भी सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम आपके लिए इन सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।